कोलकाता में चुनावी माहौल है और इस बार ज़बरदस्त यहाँ के एटमॉस्फेयर में आप कह सकते हैं कि राजनीति का रंग घुला हुआ है। मैं आया हूँ यहाँ पे, ये जय हिंद ढाबा है, यहाँ का मशहूर ढाबा है। ये मुझे कहा गया यहीं पे आज बाबा का ढाबा करेंगे। सर मंजीत जी यहाँ के ऑनर हैं। आप इस ढाबे के बारे में बताइए। मुझे कहा गया बहुत पुराना ढाबा है। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करता हूं और उस मालिक से दुआ करता हूं कि आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, जो आप इतनी दूर से हमारे पास पहुंचे हैं। और ये ढाबा लगभग 100 साल पुराना है। ये जंगल हुआ करता था और इसके जो मालिक थे, जिनको बनकाटा गांगुली कहते हैं, वो उनका फोर्ट विलियम में घर था, गांव था। जब अंग्रेज़ों ने वहाँ फोर्ट बनाया, उस गांव का नाम था गोविंदोपुर। तो उनको यहाँ जंगल दे दिया तो कि जितना मर्जी है काट लो। तो उन्होंने काफ़ी जंगल काट के वो रहना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद ये एक ढाबा छोटे से आकार में मतलब हुआ। और यहाँ से जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सब हिंदुस्तान का एक ही था। ये बताते हैं कि यहाँ ट्रक भी यहाँ से जाते थे, डेवन हार्बर पहुँचते थे, डेवन हार्बर पहुँचते थे। और यहाँ से आज़ादी के लिए जत्थे भी 2 बार इस जगह से गए हैं। और इसकी स्टोरी आनंदो बाजार पत्रिका है, इसका मतलब उसने फ्रंट पेज में आज़ादी की लड़ाई में भी इस ढाबे का हाथ रहा है। इस ढाबे में इकट्ठे होते थे लोग और होके यहाँ से जाते थे। चलिए तो हम चलेंगे आपके साथ, कुछ खाने के जायके का आनंद लेंगे, कुछ और बातचीत करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मंजू जी ये बताइए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उदय का क्या कारण? उदय का कारण हुआ कि कांग्रेस और सीपीएम इतनी कमज़ोर हो चुकी थी यहाँ पे। तो एक जो जगह खाली थी, ब्लैंक पड़ी हुई थी बंगाल के अंदर में, तो हमें लगता है कि उस जगह को भरने के लिए मतलब बीजेपी यहाँ पे आ गई। और जो सीपीएम के कैडर थे या लोग थे या उनके पार्टी ऑफिस से, सब तृणमूल में चले गए। कांग्रेस के भी लोग तृणमूल में चले गए। तो जमा एकदम ब्लैंक हो गए। हमेशा लोगों को एक सेकंड ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन लोगों के मन के अंदर में रहता है। ये एक बहुत बड़ा कारण हमको समझ में आ रहा है। सर आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन कहा जा रहा है कि बहुत डिफरेंट इलेक्शन है, आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, इस बार के इलेक्शन में क्या सुनाई दे रहा है, क्या बदला है इस इलेक्शन में? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जो पहले इलेक्शन में इतना शोर नहीं सुनाई दे रहा था। इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम भी किया जा रहा है, जो मेन फैक्ट हमको दिखाई दे। हिंदूवादी झंडा लेके, डंडा जय श्री राम का नारा लगा के, एक कोई बोला हिंदूवादी, कोई ये सरकार मुस्लिम की है, ऐसा कुछ है नहीं। इसको एक रास्ता, दूसरा रास्ता दिया जा रहा है। जी, मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, वो मुद्दा पर मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है, वो बात कोई नहीं कर रहा। कोई बात दूसरी तरफ घुमा के लोग कर रहे हैं। मतलब राष्ट्र को बांटा जा रहा है, स्टेट को बांटा जा रहा है हिंदू। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? चुनाव में जैसे इन्होंने बोला मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, आप चाहेंगे कि आपके एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, इन सब चीज़ों की बात की जाए? दीदी तो सब कुछ कर रही है, उन्होंने भी कर रही है, लेकिन इस चुनाव में लगता अकेली पड़ गई है। हाँ ये तो बात सही है कि अकेली पड़ी है, सेंटर से लड़ाई है, तो थोड़ा सा तो ये परेशानी है। इतना लोग छोड़ के चला गया, आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है, इतना जो लोग छोड़ के गया? जो लोग छोड़ के चला गया उसमें क्या है, वो लोग तो भगौड़ा था उसीलिए भाग गया है सब। चुनाव में आप क्या अलग देख रहे हैं? देख रहे हैं कि मोदी बोला था 2014 में कि सबको 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, अभी तक तो आया नहीं 15 लाख रुपए किसी गरीब के अकाउंट में। कुछ तो होगा अंदर जिससे कि आपके लोग आपको छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा यहाँ का मान लीजिए ऐसा रहा भी है पहले भी। सीपीएम को छोड़ को टीएमसी ज्वाइन करना, टीएमसी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना, इस टाइप की यहाँ की प्रवृत्तियाँ रह गई। अभी सबको चेंजेस के हिसाब से ये लोग अपना इधर उधर बटाई करने में इधर उधर हुए हैं। तो जो वोटर जो नया बना है बीजेपी का, वो आपका कहना है कि सीपीएम का काडर है वो, और कांग्रेस का काडर है? हाँ जी, सीपीएम के अगर सीपीएम जिंदा रहती, कांग्रेस जिंदा होती है,
तो बीजेपी की हालत नहीं थी, जो आज थोड़ी सी उभरी उठी दिख तो रही मेरा है। ये सवाल है कि यदि सीपीएम और कांग्रेस जरा भी अच्छा करेगा तो किसको नुकसान पहुंचेगा? बीजेपी को श्योर है वो, तो उसमें कोई दो राय नहीं। मुझे बताया गया कि आपने किसान आंदोलन जो हो रहा है दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर, उसको भी आपने समर्थन दिया, क्या बात है ये? हम लोग 4 महीने से यहाँ कंटिन्यू समर्थन कर रहे हैं। हमने धरने दिए, हमने हंगर स्ट्राइक, टोकन हंगर स्ट्राइक यहाँ पे की, और यहाँ से जत्थे 2-3 जत्थे भी सिंगू बॉर्डर के लिए यहाँ से पहुँचे, और रंग दे दीवारें रंग दे चौराहे। ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो कानून आ रहा है इससे देश का और देश के लोगों का और किसानों का नुकसान कितना होगा। बस सिर्फ ये बताने के लिए हम यहाँ पे हमेशा स्ट्रीट कॉर्नर करते रहे, छोटी छोटी सभाएं करते रहे, और किसान भी यहाँ पे काफ़ी आए, उन्होंने भी सभाएं की कि लोगों को बताएं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, एमएसपी क्या है, जो स्टॉक जो हमारे देश के अंदर में जमाखोरी अपराध, धार्मिक अपराध भी था और राजनीतिक अपराध भी था, तो वो उसकी भी हदें खोल दी। अब ये कानून में आ गया, ये सब लोगों को बताया, लोगों को पता अब चलने भी लग गया। हालांकि बंगाल के अंदर में जो फार्मर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्यों कामरेडों ने क्या किया, जितने फार्मर थे उनकी ज़मीनें छीन के, जो उनके यहाँ काम करते थे, बदुआ मजदूर रखिए या हाँ, उनको 1-1, 2-2 बीघे ज़मीनें बांट दी। तो इसलिए यहाँ का फार्मर बंगाल का बहुत कमज़ोर है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, दोपहर का खाना खाता है, रात की उसको चिंता रहती है। चलिए, तो आपने तो ये कुछ बातें हुई इस खाने के टेबल पर, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी एपिसोड मैंने किए उसमें से ये सबसे एक प्रेरणादायक एपिसोड है। ये महज एक होटल नहीं है, ये अपने आप में इतिहास भी जुड़ा हुआ है इससे, और इतिहास की बातें भी कही, और मंजीत जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, जिन्होंने कोलकाता में बैठ के यहाँ से इन्होंने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, और राजनीति के तो जानते ही हैं, इसलिए अच्छी अच्छी बातें हुई। बाबा के ढाबा में आज इतना ही, कल एक नई जगह होगी, नए लोग होंगे और कुछ नई बातें भी होगी। कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।